52 दरवाज़ों का शहर है ये शहर की अपनी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे नहरें अंबरी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने से हमारे बाकी मसले हल नहीं होने वाले। यूनिवर्सिटी से पहले मसला कौन सा आता है? अब देखो, ये तो पॉलिटिकल, ये उनका एजेंडा है। मैं यहाँ के अपने औरंगाबाद के जो अभी खासदार साहब है, इन सभी लोगों से बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि वे थोड़ा सा हमारे जीने की तरफ ध्यान दें। पेट में कुछ है नहीं, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क्या करने वाले हम लोग, आप बताइए मुझे ज़रा। अब अगर आप विधान परिषद की बात करेंगे तो एमएम ने किसको वोट किया था, किसको कितने वोट किए, कौन सा कैंडिडेट खड़ा था और किसको कितने वोट मिले। अगर आप खुद भी पत्रकारिता में आप भी हो, अगर आपने भी इसका थोड़ा सा ध्यान दिया कितने मेंबर किसके थे और इतने मेंबर के बावजूद कितने ज़्यादा वोट मिले, तो इसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में आप पत्रकार हो तो इसका हल आप अपने आप निकाल सकते हो। और जनता भी जानती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और कौन किसके साथ मिला हुआ है, सेक्युलर है, नॉन सेक्युलर है, इससे फर्क क्या पड़ता है। यहाँ पे तो जो माहौल बन चुका है, नॉन सेक्युलर बोलने वाले भी तो उसी में शामिल है। तो हम इस धर्म और जाति की राजनीति से परे सोचते हैं और हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम किया जाए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर अंसारी। आज हम पंचक्की आए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं तमाम औरंगाबाद वासियों को और तमाम देशवासियों को एसडीएम न्यूज़ चैनल की तरफ से आज 15 अगस्त यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, आपको मुबारकबाद। इस शुभ अवसर पर हम देख रहे हैं कि पंचक्की के सामने आम आदमी पार्टी की ओर से एक मिड़ावा रखा गया है, एक प्रवेश का एक कार्यक्रम रखा गया है। हम देख रहे हैं आज यौम आज़ादी है और बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अच्छा भी लगता है कि आज़ादी के मतलब ये होते हैं कि हमें मुसीबत से निजात मिली। और आज इसी शुभ अवसर पर आम आदमी आ रही है मैदान में। अब जानना चाहेंगे कि कौन सी परेशानी है, कौन से मुद्दे हैं जिससे जनता को निजात मिलने वाली है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आपका शुभ नाम बोलिए और आपने ये कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं रघुनाथ दादा पाटिल, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष। आज यहाँ पे हमारे शहर कार्याध्यक्ष श्री इसाक भाई अंडेवाला और शब्बू लखपति जी, सदाशिव काका, इन सब के नेतृत्व में यहाँ पे आज कुछ लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। आज़ादी के इस 75वें स्वतंत्रता दिन समारोह के दिन पे पार्टी को ऐसा फैलाव होना, लोगों ने पार्टी में जुड़ना, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। शहर में कई सारे मुद्दे हैं, जहाँ तक कि हमारे सामने अभी आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शंस है। कॉरपोरेशन इलेक्शंस के चलते कॉरपोरेशन की हद तक के जो मुद्दे हैं उन्हीं पे हमें फोकस करना है। कॉरपोरेशन का जैसा पानी का मसला है, रास्ते है, एजुकेशन है, हेल्थ सुविधाएं हैं। हम चाहते कि दिल्ली की जैसी यहाँ पे भी मोहल्ला क्लिनिक बने, मुफ्त में आपको कई सारी बीमारियों के इलाज वहाँ पे मिले। जो कोरोना टाइम पे भी सबसे ज़्यादा डेथ कम रेट और सबसे बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली में जो मुहैया कराई गई, तो हम चाहते कि अपना कॉरपोरेशन भी उसी लेवल पे हम काम करा सके। लेकिन ये आज तक नहीं हुआ। पिछले 60-70 सालों में हमने आज़ादी के बाद में भी देखा और कॉरपोरेशन के इसमें भी देखा, तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। आपके सामने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप कैमरा उधर घुमाएंगे तो ये महमूद दरवाज़ा आपको उसकी कहानी बयां करेगा कि इन दरवाज़ों की क्या खस्ता हालत हो गई। 52 दरवाज़ों का शहर है ये शहर की अपनी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे नहरें अंबरी है, यहाँ से अजंता एलोरा नज़दीक है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो मराठवाड़ा की राजधानी और पूरे देश में, मतलब जो आश्चर्य गिने जाते 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो देखे जाते हैं, उसमें हमारा एलोरा और अजंता भी आता है। तो ये सब पुरातत्व की इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास ये होने के बावजूद भी औरंगाबाद की इतनी खस्ता हालत क्यों है? आपने अगर अजंता रोड के भी हालत देखे होंगे तो इतने बुरे थे कि पिछले 3 सालों से उधर लोगों ने सोचा कि यार इससे तो मरना बेहतर है, लेकिन ये रास्ते से जाने का दोबारा काम ना पड़े। सेम हमें इस शहर में भी वही फेस करने को मिल रहा है। तो क्यों हो रहा है ये सब? हमारा कॉरपोरेशन, हमने जिन्हें कारभारी बोलकर चुना है, वे क्या कर रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब हम उनको पूछेंगे, उनको जाके पूछेंगे कि हमें कम से कम मिनिमम लेवल का जीने के लिए जो ज़रूरी होता है वो अच्छा साफ सुथरा पानी तक मुहैया नहीं करा पाते, तो ये कॉरपोरेशन की नाकामी नहीं है तो क्या है? ऐसे हमारे कई सारे सवाल है। आप सभी को साथ में लेके हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, और पूछेंगे नहीं, इसके ऊपर क्या करना चाहिए इसके लिए हम उन्हें हल भी बताएंगे। बस बशर्ते ये है कि जनता ने, यहाँ की अब आवाम ने ये समझना है कि अपना रोल क्या है। सिर्फ वोट करना और ख़त्म हो गया, इससे बाहर निकलना होगा आवाम।
सर आज 15 अगस्त के दिन हमने देखा है कि एमआईएम की तरफ से एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया और पालक मंत्री को काले झंडे बताए गए कि यहाँ पर एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जिसमें आश्चर्यजनक तौर पर शिवसेना का भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन मिला। तो आपकी पार्टी की भूमिका और आपका पक्ष क्या है इसके ऊपर? अभी ऐसा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो या आईआईएम हो जो नागपुर लेके गए अपने देवेंद्र जी, तो हम ये चाहते कि औरंगाबाद के हिस्से का जो भी कुछ होगा फंडिंग यहाँ पे कम डालते। पुणे बॉम्बे में सबसे ज़्यादा होता है, पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है गवर्नमेंट, वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे, सभी रास्ते बन रहे, सब हो रहा है। यहाँ पे औरंगाबाद में क्यों नहीं दिया जाता इतना ही? ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। इसके बारे में भी हम उसी तरफ ये करेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी आने से हमारे बाकी मसले हल नहीं होने वाले। यूनिवर्सिटी से पहले मसला कौन सा आता है? अब देखो, ये तो पॉलिटिकल, ये उनका एजेंडा है कि वो किसी अपना जो अहम मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। हमारा अहम मुद्दा क्या होना चाहिए? यहाँ पे मुद्दा तो हमारा होना चाहिए कि हमें पीने को पानी रोज़ क्यों नहीं मिल रहा है। जो अभी पिछली बार कमिश्नर ने ऐलान किया था कि हम हफ्ते में 2 बार पानी देंगे, वो क्यों नहीं दे पाए। 150 MLD आ रहा है जायकवाड़ी से, उसमें का 30 MLD चोरी जा रहा है, 120 MLD यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी का 30 MLD कहाँ जा रहा है? ये जो पानी माफिया है, जो आपने अगर आज भी जाके RTI डालो और देखो तो किन किन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट है, तो कई सारे बड़े लीडर्स हैं जो यहाँ के सत्ताधारी और उन्हीं के हैं कि उनके नाम पर कई सारे टैंकर चलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हें रोज़ पानी अच्छा मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनका 1000-1200 का टैंकर तुम्हें बेचा जाता है। इसके पीछे भी देखो सब कुछ पैसे का खेल है। तो हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे लोग खा नहीं रह पा रहे हैं। ये पैंडमिक के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे लोगों का जीना मुहाल है, दुकानें बंद है, बिजनेस बंद हो गए। एक तो पहले नोटबंदी के कारण हमारे हालत ख़राब हो गई, उसके बाद में तो GST लगा दिया। अच्छा, GST लगाया लेकिन उसके बीच में पेट्रोल डीजल को नहीं लिया गया। तो ये सब सियासत का और जो सरकार है उनकी सब ये नाकामी है। वे बस जनता को लूटना चाहते हैं। टैक्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन हो गया और उस जो पैसा जमा हो रहा है उसके बलबूते पे जो काम होने चाहिए थे, आज हमें वैक्सीन फ्री तो मिल नहीं रहा है। आज भी वैक्सीन का इतना शॉर्टेज है, गवर्नमेंट का, औरंगाबाद का जितना पॉपुलेशन है वो हिसाब से तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिस पे इन्हें काम करना चाहिए। और मैं यहाँ के अपने औरंगाबाद के जो अभी खासदार साहब है, इन सभी लोगों से बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि वे थोड़ा सा हमारे जीने की तरफ ध्यान दें। लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिले, उन्हें अपनी रोज़ी रोटी मिले, उन्हें खाने पीने के लिए पेट में कुछ है नहीं। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क्या करने वाले हम लोग, आप बताइए मुझे ज़रा। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पूरे बंद है, स्कूल बंद है। आप स्कूल को ज़रूरी नहीं समझते ना, अत्यावश्यक सेवाएं चालू है, इतना बोलकर आप क्या कर रहे हो, स्कूल को बंद रख रहे हो। इसका मतलब है 2 साल में हमारी एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और कहाँ पे कोरोना का ये हो रहा है? अभी कोविड का फर्स्ट वेव आने वाला है, ये इन्हें पता नहीं था। सेकेंड वेव आने वाला है, ये भी पता नहीं था। कई सारी मौतें हुई, ये भी इन्हें पता नहीं है। बोल रहे ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, लेकिन इन्हें ये पक्का पता है कि अभी स्कूल खुलेंगे, सबको हम किताबें लेने को लगाएंगे, स्कूल की फीस भी भरवाएंगे और उसके बाद हमारी 3rd वेव आएगी। तो आप ज़रा इन सब चीज़ों को समझिए। और मैं जो सत्ताधारी लोग हैं, जो भी अपने शहर के कारोबारी है, अभी तो कॉरपोरेशन के ऊपर तो आयुक्त ही प्रशासक है, मेरी सभी से गुजारिश है कि जो हमारे अहम मुद्दे जो जीने से जुड़े हुए हैं, रास्ता, पानी, हेल्थ सुविधा, एजुकेशन, इसकी तरफ वे थोड़ा ध्यान दे। नहीं तो आम आदमी पार्टी अपने तरीके से इन सब मसलों का हल निकालेगी। सर आने वाले चंद महीने के बाद हो सकता है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव की घोषणा हो जाए और सबका एजेंडा है कि हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखें। मैं आपसे सीधे तौर पे पूछ रहा हूँ, अगर ऐसा का समीकरण बनता है कि भाई सेकुलर पार्टी को एक साथ आना चाहिए, जैसे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है या एमआईएम भी उसमें शामिल है, तो क्या आप अलग से लड़ेंगे या बीजेपी को दूर रखने के लिए उनके साथ जाना पसंद करेंगे? आप अगर थोड़ा इतिहास देखेंगे तो इनमें से कई लोगों ने अल्टी पल्टी मार के एक दूसरे का साथ देके, अब अगर आप विधान परिषद की बात करेंगे तो एमआईएम ने किसको वोट किया था? इन बातों का आप अगर जायज़ा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या चल रहा है। देखिए, हमें सत्ता में आने का कोई मोह नहीं है, हम जनता को सत्ता में लाना चाहते हैं। हम चाहते कि जनता जो भी कुछ निर्णय दे तो हम अकेले आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पे जो भी करना चाहेगी आवाम के साथ मिलके करेगी। हमारा युति और जो भी अलायंस होगा तो वो सिर्फ जनता के साथ होगा, जनता के मुद्दों के ऊपर होगा। यहाँ पे
सेक्युलर है नॉन सेक्युलर है, इससे फर्क क्या पड़ता है? यहाँ पे तो जो माहौल बन चुका है, नॉन सेक्युलर बोलने वाले भी तो उसी में शामिल है। तो हम इस धर्म और जाति की राजनीति से परे सोचते हैं और हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम किया जाए। इसलिए हम इस बारे में जाति धर्म इस कोई भी मसले पे हम ना एक होना चाहेंगे, ना हम किसी से परे हटना चाहेंगे। जो साथ में आएगा, शहर की बात करेगा, लोगों की हक की बात करेगा, हम उनके साथ में जा सकते हैं। लेकिन ये आगे की बातें हैं, पहले उन्हें प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को कि वे सच में जनता के बारे में सोचते हैं। सर, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि एमआईएम ने विधान परिषद में जो है तो अपोजिशन पार्टी को वोट दिया? ऐसा कोई आधार है आपके पास, कोई पुख्ता ऐसा कुछ जानकारी? मैंने ये बोला कि उन्होंने किसको वोट किया, किसको कितने वोट किए, कौन सा कैंडिडेट खड़ा था और किसको कितने वोट मिले। अगर आप खुद भी पत्रकारिता में आप भी हो, अगर आपने भी इसका थोड़ा सा ध्यान दिया कितने मेंबर किसके थे और इतने मेंबर के बावजूद कितने ज़्यादा वोट मिले, तो इसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में आप पत्रकार हो तो इसका हल आप अपने आप निकाल सकते हो और जनता भी जानती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और कौन किसके साथ मिला हुआ है। मराठीमध्ये एक म्हण आहे बघा की तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो, त्याच्या आयला तुझं बी काम चालतं, माझं बी काम चालतं। हा, तर हे आता नाही चालणार। बघा, जनता हुशार व्हायला लागली आणि मुळात असं आहे की तुम्हाला कामं जमत नाही, तुमच्या दुकानदाऱ्या चालू आहे। काल लोक जे फाटक्या स्लीपरवर फिरत होते, आज ते फॉर्च्युनरमध्ये फिरताय, तर याचा जनतेलाही कळायला लागलं। पण आत्तापर्यंत असं होतं की आपण काही करूच शकत नाही, हम कुछ नहीं कर सकते। एक ऐसा ये था, वो लोग ऐसा सोच में पड़ गए थे कि अब हम इस देश को नहीं बदल सकते। लेकिन अरविंद जी ने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पूरे देश के सामने रखा, जो दिल्ली में हो सकता तो यहाँ पे भी हो सकता, बस देर है। तो यहाँ पे आवाम को ये अपने अहम मुद्दे कौन से हैं वो समझने की। सर, हम शहर में घूम रहे थे, जैसा आपका प्रयास चल रहा है, आपका अभियान भी चल रहा है, काफ़ी चर्चा में आम आदमी पार्टी है औरंगाबाद के अंदर, लेकिन दबे दबे अल्फाज में ये भी बात उभर रही है कि अरविंद केजरीवाल साहब औरंगाबाद कब आएंगे ताकि आपको ताकत मिले और यहाँ के जनता को जरा इत्मीनान हो कि बेचारे अरविंद केजरीवाल साहब औरंगाबाद में आ गए हैं। देखिए, हमारी कोशिश है कि कॉरपोरेशंस के जब भी इलेक्शंस अनाउंस होंगे उसके बाद में अरविंद जी आए यहाँ पे और हम पूरी कोशिश करेंगे उन्हें लाने की। लेकिन मैं इसके द्वारा और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हर प्रदेश, हर राष्ट्र, हर राज्य अगर ये सोचने लगे कि हमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी हर जगह पे नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने पार्टी निकाले, आम आदमी पार्टी। तो पहला आम आदमी है अरविंद केजरीवाल और उसके बाद में आप सभी आम आदमी पार्टी हो। मतलब तुम हर एक में वो ताकत है, वो शिद्दत से अगर तुम काम करो तो तुम लोग भी अरविंद केजरीवाल से कम नहीं हो और पार्टी का हर एक बंदा हमारे लिए इतना ही अहमियत रखता है। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि 115 वार्ड में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कितने जगह से सीट लड़ेंगे? पूरे 115 वार्ड या कुछ कम? अब ऐसा है कि हमारी तैयारी तो पूरे 115 वार्ड के लिए है। कई सारे लोग हमें आकर जुड़ चुके हैं हर एरिया में। आज आपने यहाँ पे भी देखा, तो ऐसा पूरे शहर में ये चल रहा है। अब वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम तो 3C का तो बड़ी कट्टरता से पालन करते हैं कि एक तो नॉन कम्युनल हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के इसमें, क्योंकि कम्युनलिज्म ने इस देश की पूरी कमर तोड़ चुकी है। तो इसलिए हम नॉन कम्युनल होना, नॉन करप्ट होना और उसका कैरेक्टर अच्छा होना, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम कोई भी नियम तोड़ के, कोई भी वो हो हल्ला करके वो करने में यकीन नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हमारा देश प्रेम क्या है, तो देश प्रेम ये है कि सिग्नल पे हम 30 सेकंड के लिए रुके, वहाँ पे जानवर ना बने। ये नहीं कि वहाँ से निकलेगा कोई टपरी पे जाके वहाँ पे वो बीड़ी फूकेगा लेकिन वो 30 सेकंड नहीं रुक पाएगा। तो हम ऐसे आदमी को हमारे पार्टी में बिल्कुल नहीं लेंगे। इस छोटी सी छोटी हद तक अगर तुम ये समझो कि मेरा देश प्रेम कौन सा है, देश प्रेम ये नहीं है। देखो, यूएस में अगर झंडे का बरमूडा बनाया जाए तो उनकी भावनाएं नहीं दुखती। हमारे देश में झंडा अगर तुम दूसरा कुछ भी हो जाए उसके साथ तो भावनाएं दुखती है। लेकिन जब तुम करप्शन करते हो, जब तुम सिग्नल तोड़ते हो, जब तुम महिलाओं की तरफ गंदी नज़र से देखते हो, तो इन सब जगह पे तुम्हारे देश को क्या स्वाभिमान लगेगा तुम पे? तो ये हमें सब कुछ बदलना होगा। हमारा स्वाभिमान इस बात पे होगा कि हम देश का नियम कितना फॉलो करते हैं। ये थे पार्टी के जिला अध्यक्ष और जैसा हमने इनसे कई प्रश्न पूछे, उन्होंने बड़े विस्तार से इसका जवाब भी दिया। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से निकल के आती है कि ये बात कड़वी सच है कि आज औरंगाबाद के रास्ते ख़राब है, गंदा पानी है, टूटे फूटे रास्ते हैं, जनता अनेक समस्या से जूझ रही है।
लेकिन हमारी औरंगाबाद की राजनीति कुछ अलग ही दृष्टिकोण से अलग ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप जो भी मुद्दे लाना चाहते ला लीजिए, लेकिन पहली प्राथमिकता जैसा इन्होंने बताया है कि जनता की सुविधा। तो हम समझते हैं कि कोई भी आप औरंगाबाद में जनता से पूछ लो, उसकी परेशानी पूछ लो, तो पहला वो यही कहेगा रास्ते खराब है, पानी खराब है, बिजली नहीं है और बहुत सी समस्या है। तो हम समझते हैं कि इनकी बातों से भी आप कुछ प्रेरणा लेंगे और कुछ नई राजनीति के स्वरूप में आगे बढ़कर जनता की समस्या के निवारण के लिए आप आगे आएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं रईस भाई से गुजारिश करूंगा, रईस भाई स्टेज पे आए। रईस भाई, दादा के रघुनाथ दादा के हाथों उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। दादा, आपण यांना आम आदमी पेंटर संघटनेचे अध्यक्ष औरंगाबाद साठी करतोय, तुमच्या शुभ हस्ते यांना नियुक्ती पत्र द्या।